नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की विशेषताओं की चर्चा कर रही हूँ। सुभद्रा जी की देशभक्ति परक कविताओं में झांसी की रानी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस कविता की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बिहार के प्रतिभाशाली कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने इस कविता से प्रेरित होकर सन 57 के एक अन्य नायक बाबू कुंवर सिंह को आधार बनाकर वीर कुंवर सिंह नामक कविता का लेखन किया। झांसी की रानी शीर्षक कविता हिंदी काव्य धारा की एक ऐसी रचना है जिसमें लक्ष्मीबाई के जीवन का संपूर्ण औदात्य, ऊर्जा और वीरत्व अंकित है। सुभद्रा जी ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा का अंकन किया है। कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में इतिहास की पुस्तकों से नहीं बल्कि बुंदेलखंड के हरबोला गायकों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को अपनी कविता का विषय बनाया है। हरबोला गायक जननायकों के गीत और उनकी सामाजिक देन की गाथा राग लय में प्रस्तुत करते हैं। यह पारंपरिक लोक गायक जाति लोक रंजन के साथ साथ संस्कृति के उदात्त चरित्रों को जनता के मध्य जीवंत रखने का कार्य भी संपन्न करती है। स्मरण है कि पेशवाई समाप्त हो जाने पर बाजीराव द्वितीय अपने कामदार मोरोपंत तांबे के साथ बिठूर में रहने लगे। मोरोपंत की एक पुत्री मनुबाई थी। बाजीराव ने बालक धुंधु पंत यानी नाना साहब को गोद लिया था। मनुबाई, तात्या टोपे और नाना साहब साथ साथ खेलते थे तथा कुश्ती, तलवार चालन, अश्वारोहण आदि से अपना मनोरंजन किया करते थे। मनुबाई अत्यंत ही तेजस्विनी और कुशाग्र बुद्धि की थी। 13 वर्ष की अवस्था में मनुबाई का विवाह झांसी के अधेड़ और विधुर राजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हुआ। विवाहोपरांत मनुबाई का नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। कुछ समय के पश्चात ही राजा की मृत्यु हो गई। रानी ने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया, किंतु गवर्नर जनरल ने इस बालक को अवैध करार दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे ने सम्मिलित रूप में देशव्यापी स्वराज्य आंदोलन के निमित्त एक योजना बनाई। इस योजना में अन्य राजवंशों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई। सुभद्रा जी ने इसी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से की है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि राष्ट्रीय आंदोलन के कारण निष्क्रिय राजवंश चैतन्य हुए। इनकी चेतना के कारण सिंहासन प्रकंपित हुए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जरा जर्जर भारतवर्ष में पुनः नव यौवन का संचार हो गया हो। जो आज़ादी हमारी खो गई थी उसकी पहचान पुनः एक बार हुई। फलतः विदेशी शासकों से देश को स्वतंत्र कराने का निश्चय कर सभी सक्रिय हो उठे। 1857 ईस्वी में विदेशी सत्ता से संघर्ष के लिए सदियों पुरानी पराक्रमी तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। बुंदेलखंडी हरबोलों के मुख से हमने इस वीर गाथा को सुना था। हमें ज्ञात हुआ कि किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में अपने अद्भुत पराक्रम एवं शौर्य का परिचय दिया था।
कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली यानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की एकमात्र संतान थी। नाना के साथ ही वह पढ़ती और खेलती थी। बरछी, ढाल, तलवार, कटारी उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं उसे कंठस्थ थीं। रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार थी, यह कहना कठिन है। उसकी तलवारों के वार देखकर मराठे हर्षित होते थे। नकली युद्ध, व्यूह की रचना, शिकार खेलना, शत्रु की सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना रानी के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी मां भवानी उसकी भी आराध्य थी, जिनसे प्रेरणा प्राप्त कर वह अपने पराक्रम का परिचय दिया करती थी। वीरता की प्रतीक रानी का विवाह वैभव के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजने लगीं। चारों तरफ खुशियां छा गईं, मानो वह बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं की कीर्ति बनकर उनके यश गाथा के साकार रूप में झांसी आ गई हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो चित्रांगदा ने वीर अर्जुन को प्राप्त कर लिया हो या फिर सदाशिव से भवानी का मिलन हुआ हो। झांसी के राजमहल में सौभाग्य का उजाला छा गया, किंतु कालांतर में काल की दुर्भाग्यपूर्ण गति जैसे विपत्ति की कालिमा युक्त छटा घेर कर छा गई। अल्पायु में ही रानी विधवा हो गई। तीर चलाने वाले हाथों में सुहाग की चूड़ियां सुशोभित नहीं हो पाईं। निष्ठुर विधाता को भी उस पर दया नहीं आई। राजा निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस दैन्य परिस्थिति में रानी की वेदना और शोक का पारावार नहीं रहा। झांसी के दीपक का प्रकाश निस्तेज होते ही लॉर्ड डलहौजी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। राज्य को हड़प लेने का उसे यह सुअवसर प्राप्त हुआ। तत्काल ब्रिटिश फौज भेजकर उसने दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया। झांसी को लावारिस घोषित कर उसने ब्रिटिश राज्य को उसका वारिस घोषित कर दिया। अश्रुपूरित रानी ने शोकमग्न होकर अपने राज्य को विदेशी सत्ता के अधिकार में जाते हुए देखा। झांसी वीरान हो गई थी। अंग्रेजों की चालाकियां बड़ी विकट थीं। उन पर अनुनय विनय का कोई असर नहीं होता था। वे व्यापारी के रूप में भारत आए थे। उस समय वे यहाँ के शासकों की दया चाहते थे, परंतु धीरे धीरे डलहौजी ने देश में अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियां अंग्रेजों के पक्ष में आ गईं। जिन राजाओं और नवाबों से उन्होंने दया की याचना की थी, उन्हीं को अब उन्होंने पैरों से ठुकरा दिया। अब रानी अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब भारत की महारानी बन गई थी। भारतवर्ष के सभी राज्य एक एक करके अंग्रेजी राज्य के अधीन आते जा रहे थे। दिल्ली, लखनऊ तो पराधीन हो ही गए, नागपुर भी बच नहीं पाया। पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया गया। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की भी अंग्रेजों के सामने कोई हैसियत नहीं रही। सिंध, पंजाब और ब्रह्म पर भी मानो गुलामी का वज्र जैसा आघात हुआ। बंगाल और मद्रास की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। राजमहलों पर निष्ठुर अत्याचारी अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। रनिवासों में रानियां शोक संतप्त थीं, वहीं शहंशाह की बेगमें भी अपमान और गम में डूबी हुई थीं। कलकत्ते के बाजार में इन रानियों के मूल्यवान आभूषण एवं वस्त्र बेचे जाते थे। इनकी नीलामी के समाचार सरेआम अंग्रेजों के अखबार में छापे जाते थे, जिनके शीर्षक होते थे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। इस तरह
पर्दे में रहने वाली रानियों का सम्मान अत्यंत ही अपमानजनक ढंग से विदेशियों के हाथों बिक रहा था। फलतः सारा देश रोष और प्रतिकार की ज्वाला में दग्ध हो रहा था। कुटियों में रहने वाले सामान्य जन वेदना विकल थे, तो महलों में भी घोर अपमान के कारण राजवंशों का स्वाभिमान आहत हो रहा था। वीर सैनिक भी अपने पराक्रमी पूर्वजों की यश गाथा का स्मरण कर विकल हो रहे थे। नाना धुंधु पंत पेशवा प्रतिरोध हेतु क्रांति का सामान जुटाने में लगे हुए थे। उनकी बहन छबीली यानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का आह्वान कर दिया था। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना का यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। केवल देशवासियों की सुप्त प्राय चेतना की ज्योति को जागृत करना ही शेष था। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। स्वतंत्रता की इस वेदी में महलों में रहने वालों ने अग्नि दी थी और उस ज्वाला को सुलगाने का कार्य झोपड़ी में रहने वालों ने किया था। स्वतंत्रता की यह चिंगारी गुलाम देशवासियों के अंतरतम की वेदना से प्रज्वलित हुई थी। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी। लखनऊ में भी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार थे। मेरठ, कानपुर और पटना में भी स्वाधीनता प्राप्ति की कामना सबके हृदय में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों के हृदय को भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करना था। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में नाना धुंधु पंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे कई वीरों और अनाम सैनिकों ने अपनी आहुति दे दी। भारत के इतिहास रूपी गगन में इनके नाम अमर रहेंगे, लेकिन उनकी इस कुर्बानी को जुर्म की संज्ञा देकर उन्हें अपराधी सिद्ध किया गया। इसके पश्चात कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। युद्ध भूमि में योद्धा का वेश धारण कर रानी खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचा। वह सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली। यद्यपि यह युद्ध असमानों के बीच ही था। रानी की तलवार से जख्मी होकर हैरान वॉकर भागने को विवश हो गया। रानी निरंतर आगे बढ़ती हुई लगातार 100 मील पार कर कालपी पहुंची। उसका घोड़ा थककर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। यमुना किनारे अंग्रेजों को पुनः रानी से पराजय प्राप्त हुई। विजयी रानी ने आगे बढ़कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने अपनी राजधानी छोड़ दी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। विजयी रानी को अंग्रेजों की सेना ने फिर से घेर लिया था। इस बार रानी का सामना जनरल स्मिथ से हुआ, जिसे उसने परास्त किया। रानी के साथ काना और मंदरा नामक सखियां आई थीं। युद्ध भूमि में उन्होंने भारी शौर्य का प्रदर्शन किया, परंतु तभी पीछे से सेना नायक ह्यूरोज आ गया और रानी शत्रुओं से घिर गई। रानी उनका मुकाबला करते हुए शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ गई, किंतु सामने नाला आ जाने से वह विवश हो गई। इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि रानी का घोड़ा नया होने के कारण अड़ गया था। इतने में सवार आ पहुंचे और अकेली रानी पर कई शत्रुओं ने एक साथ वार करना शुरू कर दिया। घायल होकर वह शेरनी गिर गई और उसे वीर गति प्राप्त हुई। रानी स्वर्ग से धार गई। अब चिता ही मृत रानी की दिव्य सवारी थी। अलौकिक तेज से उस तेजस्विनी रानी का मिलन हो गया। वह उस तेज की सच्ची अधिकारिणी थी। मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में रानी के ऐसे अनुपम शौर्य को देखकर ऐसी अनुभूति हुई मानो वह मनुष्य नहीं वरन एक अवतारी दिव्य आत्मा थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राण अर्पित करने वाली रानी हम देशवासियों को चैतन्य करने,
देश प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही अवतरित हुई थी। हम कृतज्ञ भारतवासी ऐसी वीरात्मा और दिव्यात्मा का सदैव स्मरण रखेंगे। रानी का अनुपम बलिदान स्वतंत्रता की ज्योति को सदैव जलाए रखेगा। भले इतिहास मौन धारण कर ले, भले सत्य का गला दबा दिया जाए, विजय के नशे में मदमत्त होकर झांसी को भले गोले दाग कर नष्ट किया जाए, किंतु रानी की धवल कीर्ति को धूमिल नहीं किया जा सकेगा। अपने यश का स्मारक रानी का उज्जवल चरित्र स्वयं ही होगा। अपने पावन बलिदान की अमिट निशानी वह स्वयं ही होगी। रानी का बलिदानी और साहसी स्वरूप तथा उसका शौर्य पराक्रम हम सबके लिए अनुप्रेरक और अभिनंदनीय है। धन्यवाद।